कल हम लोगों ने कहाँ पे कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा था। माउथ कैविटी में सम ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाता है, इसोफेगस नो एब्जॉर्प्शन है ना, स्टमक वाटर सम ड्रग्स अल्कोहल एंड some monosaccharides like glucose है ना, डिओडिनम में बेटा आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, जेजुनम में अमीनो एसिड्स मोनोसैकेराइड्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल विटामिन एंड वाटर सभी का एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम में होगा बेटा विटामिन B2 या बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बाइल साल्ट्स वाटर मिनरल सम ड्रग्स है ना, एंड विटामिन के। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर सम मिनरल्स सम ड्रग्स है ना, ये सब सारे एब्जॉर्ब होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने बताया था मेनली वो कुछ तो पैसिव ट्रांसफर हो सकते हैं है ना, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक बात है ना। अब थोड़ा सा हम वेलाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने वाले हैं आपको है ना, वेलाई का स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। जैसे मान लो ये है बेटा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये जो है फोल्डिंग्स है इसको हम बोल रहे हैं बेटा वेलाई है ना, ऐसे ऐसे जो फोल्डिंग है इसको हम बोलते हैं बेटा वेलाई। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दें तो इसको और हम बड़ा करके देखें, इनलार्ज करके देखें बेटा तो हमें कैसा दिखेगा। देखो ये बेटा मैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बना रहा हूं है ना, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मैं बना रहा हूं ऐसा है ना, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, इसमें बीच बीच में हम गॉबलेट सेल्स को दिखा रहे हैं। These are the columnar epithelium और ये है इसका क्या न्यूक्लियस। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा वेलाई है ना, और ये these are the columnar epithelial cells, columnar epithelial cells। एक बात बीच बीच में बेटा इसमें देख रहे हो ये क्या है, ये गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट्स करते हैं, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। ये पूरा वेलाई है बेटा। एंड ये क्या है आप देख रहे हो, ये क्या है माइक्रोवेलाई, फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई। इस कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की फोल्डिंग को हम माइक्रोवेलाई कहते हैं। ये वेलाई और माइक्रोवेलाई बोथ आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, सरफेस एरिया को ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये इसमें ब्लड वेसल्स भी होने चाहिए बेटा, क्योंकि लिविंग सेल्स है तो ब्लड वेसल्स तो होगा ही। तो मैं जो है
यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना देता हूँ। ये देखो, ये है बेटा ब्लड वेसल्स न्यू। ऐसा ये जो, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है ना, और ये टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम ब्लड वेसल्स within the tissue fluid, within the tissue fluid for nourishment। इन टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा, तो इनको नरिश करने के लिए बेटा ब्लड से सारी चीजें आती हैं। तो इसके साथ में ना थोड़ा सा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी फिल्टर होकर टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है। बाद में इसको क्या किया जाता है बेटा, इस फ्लूइड को इसमें मिलाया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लिम्फ वेसल्स, और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ, है ना, फिल्टर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो हम लिम्फ बोल रहे हैं बेटा। और लिम्फ नाम इसलिए पड़ा है बेटा बिकॉज नंबर ऑफ lymphocytes much higher in lymph vessels than blood vessels, इसीलिए इसको हम लिम्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बाकी और पढ़ेंगे इसके बारे में, कोई नहीं, हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन अगला इसके 2 चैप्टर के बाद है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिम्फ वेसल बना देता हूँ बेटा। लिम्फ वेसल देखो, ये है बेटा लिम्फ वेसल, ऐसा, ठीक, ये है लिम्फ वेसल। lymph vessels which present in small intestine is called lacteal। मतलब वो lymph vessels जो इंटेस्टाइन के वेलाई में पाया जाता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टील। लैक्टील बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, lymph vessel है। ओके, अब इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स रन करती है ना, ऐसा ये देखो, देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लिम्फ वेसल्स को क्रॉस करके ब्लड वेसल जा रही है, ऐसा नहीं है। लिम्फ वेसल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल है, इसका नेटवर्क है ब्लड वेसल का। तो इसको तो हमने लिम्फ लैक्टिन लिख दिया था, इसको हम लिख देंगे ब्लड वेसल्स। अब देखो, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, muscularis, submucosa and mucosa, sorry, from outside to inside क्या होता है, serosa, muscularis, submucosa and mucosa। तो ये जो वेलाई जो होती है बेटा, वेलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं और ये जो सेल्स हैं ये म्यूकोसल लेयर होती है, म्यूकोसा। और ये जो होती है बेटा सब म्यूकोसा, याद रखना चाहिए आपको। लिम्फ वेसल्स जो है बेटा उसकी ओरिजिन जो है वो सब म्यूकोसा से होती है, सब म्यूकोसा से होती है, ठीक है। माइक्रोवेलाई, गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा आपको इसमें नजर आ गया। अब चलो देखते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किसका कैसे होता है ना, थोड़ा बहुत। जैसे कि मान लो बेटा मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनो सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स से बेटा मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है ना, दीज आर द मोनोसैकेराइड्स, ठीक बात है ना। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज
दोनों चले जाते हैं कहां पे, सीधे ब्लड वेसल्स में, है ना। मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्ब डायरेक्टली विद इन द ब्लड और मोनोसैकेराइड्स, लेकिन ये जो जो दोनों जाते हैं बेटा मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फ्रक्टोज यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय facilitate diffusion, facilitate diffusion, ठीक बात है, ठीक है ना। गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड में चले आए बेटा, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है बेटा वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू कहां पे चला आया, ब्लड में आ गया बेटा। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, अमीनो एसिड्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक बात है, ठीक है। अब जो फैट होता है बेटा ना, जो फैट होता है वो सीधे ब्लड में नहीं जाता, ठीक है, ब्लड में नहीं जाता, कहां जाता है बेटा, सबसे पहले ये जो फैट है वो सबसे पहले बेटा जाता है लैक्टीन में, लैक्टीन में जाने के बाद फिर से वो ब्लड में जाएगा, मतलब यहां से फिर यहां पे जाएगा, ठीक है, यहां से यहां पे जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अमीनो एसिड्स, फैट, मोनोसैकेराइड्स कहां पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमने देख लिया थोड़ा बहुत, इसी को अभी और डिटेल करेंगे, ठीक बात है ना। अच्छा, अब ये चीज और रह गया कि मोनोसैकेराइड्स और ये जो है अपना फैट सोल्यूबल विटामिन, मोनोसैकेराइड्स में फैट सोल्यूबल विटामिन। एक चीज आप लोगों को शायद 10th में याद होगा बेटा कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए बी ई के, इनको छोड़ के बाकी सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडेक आपको याद रखना है, ए बी ई के ये जो होते हैं ना बेटा फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ए बी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं बेटा। तो अब बताओ ए बी ई के विटामिन जो होते हैं वो ब्लड में सीधे जाएंगे, नहीं, पहले कहां जाएंगे बेटा, वो फैट के साथ डिसॉल्व होकर लैक्टीन में जाएंगे, मतलब कि लिम्फ वेसल्स में जाएंगे बेटा। लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद फिर से वो ब्लड में आएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है। फैट सोल्यूबल विटामिन हैं तो फैट में डिसॉल्व होंगे तो उसके बाद जाएंगे ब्लड में, सिंपल सी बात है, जैसे कि फैट जाता है। अब ये कैसे जाता है, इतना आसानी से भी नहीं जाता बेटा, उसके लिए भी कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे मैंने कल थोड़ा सा मीजल्स के बारे में बताया था, तो उसको भी अभी अभी हम लोग करने वाले हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं, which of the following compound absorb fastest, मतलब बहुत ही फास्ट, which of the following compound या न्यूट्रिएंट लिख सकते हो, absorb fastest in small intestine, फास्टेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैंने आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन लिखो सर रिपीट लैक्टील। अच्छा बेटा लैक्टील को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख लो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं बेटा। दोज लिम्फ वेसल्स, लिख लो चाहो तो, दोज लिम्फ वेसल्स which present within the villi is called lacteals। मतलब लिम्फ वेसल्स बेटा हमारे पूरे बॉडी में होती है ना,
लेकिन वो लिम्फ वेसल्स जिसमें लिम्फ भरा होता है, वेलाई के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं lymph vessel, sorry, lactate. Means those lymph vessels which present within the villi is called lactate. अब आंसर देख लिख लो, मैंने क्वेश्चन बोला था आपको, which of the following compound या nutrients absorb fastest in small intestine? ऑप्शन लिखो आप, A ग्लूकोज, ऑप्शन लिखो, A ग्लूकोज, B ए ग्लूकोज, बी गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज, सी फ्रक्टोज, एंड डी फैट, एंड डी फैट। आंसर दे सकते हो बेटा आप लोग, आंसर तो थोड़ा मैं देखूं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा? बेटा आंसर होगा इसका गैलेक्टोज। क्या आंसर होगा? गैलेक्टोज, है ना। केमिस्ट्री में चाहे जो भी पढ़ते हो, यहाँ पे तो हम यही बताएंगे कि भाई अगर ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, फैट हो, तो इनमें सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन फास्टेस्ट होता है, याद रखना है आपको, ठीक बात है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। अब देखते हैं, मजा आएगा। एक्चुअल में जो हम लोग कल से बातें कर रहे हैं ना कि मिसल्स बनते हैं, ये बनता है, कैसे होता है, अब वो सारा कुछ देखने जा रहे हैं। चलो अब हेडिंग तो आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, ये तो कॉपी कर लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने, है ना। अब हेडिंग देना है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप बेशक लिख देना कि नहीं समझ में आ रहा है ना, जबरदस्ती नहीं है कोई, मैं एक बार बता दिया तो आपको समझ में आ ही गया है ना। नहीं समझ में आएगा तो मैं पूछूंगा, आप ऐसा वो लिख देना। चलो बेटा देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल में फैट पहुंचा है बेटा, लिपिड जो पहुंचा है उसका डाइजेशन हो चुका है, मतलब वो फैट जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है। और आप ये बात तो जानते हो बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वाटर सॉल्युबल तो नहीं है ना, ये फैट सॉल्युबल है, मतलब ऑयल ऑयल में ही डिसॉल्व होगा ना, ऑयल तो ऑयल में डिसॉल्व होगा, फैट फैट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखता हूं, आप लोगों को दिखेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे आर द फैट सॉल्युबल। ये क्या है बेटा? फैट सॉल्युबल होते हैं। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे बेटा इसको बदला जाता है किसमें? मीसल्स में, है ना। MICELL, MICELLES, मीसल्स। और जो मीसल्स होते हैं बेटा ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब कैसे बदलते हैं अभी हम दिखाएंगे अलग फ्लो चार्ट में ना, अभी बस लिख लो आप। मीसल्स ये हो गया बेटा वाटर सॉल्युबल, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है ना, याद करना भी आसान है। अच्छा, अब ये जो मीसल्स हैं बेटे ये इंटर करेंगे इंटेस्टाइनल सेल्स, और वो इंटेस्टाइनल सेल्स कौन होते हैं बेटा? आप जानते हो पहले से, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कौन से होते हैं बेटा? यहां पे लिख देंगे इंटर्स, इंटर्स इन इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, बहुत आराम आराम से। एंड दीज इंटेस्टाइनल सेल्स convert measles into
काइलोमाइक्रॉन्स, कल एक बच्चे ने बोला था काइलोमाइक्रॉन्स, अब देखो काइलोमाइक्रॉन्स बेटा, काइलोमाइक्रॉन्स मतलब ये जो फैट है बेटा, पहले तो इंटेस्टाइन में मीसल्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ है, मिसल में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में इंटर किया है और वहां पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया है बेटा काइलोमाइक्रॉन्स में। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स में। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टिन्स, एंड देन लैक्टिन से फिर कहां जाएगा, ये ब्लड में। देख लो बेटा रास्ता फैट का, ठीक है, रास्ता देख लो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन में है, ये मीसल्स में कन्वर्ट कर दिए गए बेटा इंटेस्टाइन में ही। अब इंटेस्टाइनल सेल्स इसको मीसल्स को एब्जॉर्ब कर ली, तो ब्लड में नहीं भेजा उन्होंने, कहां भेजा बेटा, इंटेस्टाइनल सेल्स ने काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट करके लैक्टिन्स में भेज दिया, लिंफ वेसल्स में भेज दिया। अब लिंफ वेसल्स से वो फैट जो है ब्लड में जा रहा है, ये तो रास्ता मैंने बता दिया आपको। अब चलो देखते हैं ये कैसे बदलता है ना। ये मान लो बेटा फैटी एसिड्स हैं, ये है बेटा फैटी एसिड्स, और ये जो छोटे हैं ये मोनोसैकेराइड्स और ग्लिसरॉल बोल सकते हैं इनको, ये है बेटा मोनोसैकेराइड, बोथ आर फैट सोल्यूबल, बोथ आर फैट सोल्यूबल। अब इनमें क्या लगता है बेटा, बाइल सॉल्ट्स प्लस फास्फोलिपिड्स, मतलब इन दोनों में देखना, ध्यान से देखना, इसी को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अलग तरीके से, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चीज मैंने बताई है बेटा, इसी को दोबारा अलग तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ये जो फैटी एसिड है बेटा और मोनोसैकेराइड्स है, बोथ आर मिक्स्ड विद बाइल साल्ट्स। अब आपको पता है बेटा कि ये बाइल साल्ट्स आता कहां से है ना, लीवर से आता है, लीवर से आता है, बाइल जूस में होगा। और ये बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट्स, याद होगा आप लोगों को, है ना, ये बाइल साल्ट्स हो गए। और इसमें एक चीज और मिल जाती है बेटा, यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ, मतलब फैटी एसिड्स प्लस मोनोसैकेराइड्स प्लस बाइल साल्ट प्लस फॉस्फोलिपिड्स, ये मिल गया। अब इस फॉस्फोलिपिड्स में बेटा जब जैसे ही ये मिला फैटी एसिड, ये कन्वर्ट हो गया मीसल्स में, और मीसल्स का स्ट्रक्चर बना दें हम, देख लो, यहाँ तो मैंने सिर्फ लिखा था, यहाँ मैं स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बना देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको बना के, ऐसा ऐसा है ना। ये है बेटा मीसल्स, ठीक बात है। अब इस मीसल्स में है क्या क्या चीज, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस मीसल्स में क्या क्या है बेटा, फैटी एसिड है, 2 फैटी एसिड है, ऐसा समझो आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 1 molecule of glycerol plus 1 molecule of fatty, 1 molecule of phospholipids, 1 molecule of phospholipid plus 1 molecule of choline। ये तो बेटा आपको याद रखना है, नहीं याद होगा ना तो बायोमोलिक्यूल्स में जब हम लोग पढ़ेंगे फैट, तो वहां पे एक बार और ये आएगा, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अभी के लिए चलो 2-4 नाम याद कर लो कंपाउंड्स के, चल जाएगा काम हमारा, है ना। अब ये मिल गया कोलिन, अब ये सारे के सारे मिलके क्या बना लिए बेटा, मीसल्स। और मीसल्स क्या है बेटा, वाटर सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल थे और ये वाटर सॉल्युबल है, कन्वर्ट हो गया ना
फैट सोल्यूबल था, वाटर सोल्यूबल मिसल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये कहाँ पे जाने वाला है बेटा, ये जाने वाला है, ये वेलाई है बेटा, ये वेलाई है। वेलाई में ये कौन सी सेल्स है बेटा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये जो मिसल्स है इसी में जाएगा कहाँ पे, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में। और जैसे ही बेटा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में जाएगा, ये थोड़ा इधर जगह नहीं है, मैं इधर बना देता हूँ। मान लो ये माइक्रोवेलाई है और ये रहा खूब बड़ा सा सेल कॉलमनर एपिथेलियम, बड़ा बना दिया मैंने। और इसमें बेटा सेल ऑर्गेनेल्स एक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। और इसमें आ गया बेटा क्या, इसमें इंटर कर गया मीसल्स, ये देखो इसमें और चला गया मीसल्स। और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मीसल्स जाएंगे ना बेटे, तो वहां पे ये कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, मीसल्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड विद इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। मीसल्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड, देख लो ये है बेटा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड लिखा हूं, लिख लेना ट्राइग्लिसराइड। अब इसके बाद बेटा इसी में एक प्रोटीन आ जाती है इसके चारों तरफ, these triglycerides covered by a protein, a protein, this structure is called chylomicrons, देख ले बेटा कल बोल रहे थे ना काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स देख लो बनता कैसे है ये मैंने दिखा दिया, ये काइलोमाइक्रोन्स माइक्रोन्स बनते कैसे हैं पूरा अच्छी तरह से। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है बेटा आप जानते हो कि यहां से कहां जाएंगे, ब्लड वेसल्स में नहीं जाएंगे, ये जाने वाले हैं लैक्टिल्स में, लैक्टिल्स में जाने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिम्फ वेसल्स बनाई थी, वहां पे लिम्फ वेसल्स में जाएंगे काइलोमाइक्रॉन, एंड देन उसके बाद कहां चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। ठीक बात है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया, और कॉपी कर लो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहीं तक समझना है अच्छी तरह से, इसके बाद तो सब अब ये चैप्टर खत्म ही है लगभग, ठीक है। थर्ड स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किसको थर्ड स्टेप कर रहे हो, बट कोशिश करता हूँ मैं। देखो बेटा देख ये फैटी एसिड सारा कुछ मैं बता देता हूँ, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचे हैं, इनको कन्वर्ट किया जाएगा बेटा मीसल्स में, कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही, देख रहे हो मीसल्स में कन्वर्ट कर दिए गए। और मीसल्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए इनको, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और कोलिन, और ये उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जा रहा है, ये मीसल्स में कन्वर्ट हो गए, ये फैट सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है, और ये इंटर कर जाएंगे कहाँ पे, इंटेस्टाइन की सेल्स में इंटर कर जाएंगे बेटा। और इंटेस्टाइन की सेल मैंने ये बना रखी है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही ये पहुंचेंगे बेटा कन्वर्ट कर दिए जाएंगे ट्राइग्लिसराइड में, एंड ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक प्रोटीन आ जाएगी बेटा, जब प्रोटीन आ जाएगी तो उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, मतलब इंटेस्टाइनल सेल से जो बाहर निकला है बेटा वो क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स। और ये काइलोमाइक्रॉन्स बेटा कॉलमनर एपिथेलियल सेल से रिलीज होने के बाद सीधे सीधे लिम्फ वेसल्स में इंटर करते हैं। क्या आप लोग कॉपी कर लिए सारा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं अभी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं इरेज करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ अब, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ बस, 1 मिनट, 1-2 मिनट, और कॉपी अगर हो गई है तो अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने जा रहा है ना, बहुत आज खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, हार्मोन्स को छोड़ के, है ना, हार्मोन्स को छोड़ के, अब बेटा आगे हम चलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इससे कितनी कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है ना, किस न्यूट्रिएंट से कितना एनर्जी हमें मिलता है।
कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा पहली बात तो ये कैलोरी का जो कैलोरी एनर्जी होती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी, ये पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना। कैलोरी किसको बोलते हैं? अगर मान लो 1 ग्राम वाटर हो, 1 ml नहीं, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनो। अगर 1 ग्राम वाटर हो, ठीक है ना, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री अगर हम बढ़ाएं, 1 डिग्री बढ़ाने का मतलब कि अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है उस वाटर का, तो 11 करें, 12 है तो 13 कर दें, 5 है तो 6 कर दें, 1 है तो 2 कर दें, 0 है तो 1 कर दें। समझ गए होंगे आप लोग? मतलब जितना टेम्परेचर पहले से एक 1 ग्राम ऑफ वाटर का है, ठीक है ना, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए बेटा जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं बेटा 1 कैलोरी, है ना। तो मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर required to increase 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना, and required energy is called 1 कैलोरी, और CAL से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना। 1 ग्राम ऑफ वाटर है बेटा, 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए मैंने एरो ऊपर लगा रखा है, मतलब बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी एनर्जी। ठीक बात है, ओके। अब अगर यही मान लो 1 kg ऑफ वाटर हो पहले से, और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री हम बढ़ाना चाहें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करें, तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी, KCAL, 1 किलो कैलोरी। मुझे लगता है 1 किलो कैलोरी और 1 कैलोरी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को जानने के लिए बेटा हम एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूट्रिएंट्स, साथ के साथ चलते रहो, न्यूट्रिएंट्स, और इसमें लिख देते हैं बेटा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी पर ग्राम लिखते, किलो कैलोरी पर ग्राम, ग्रॉस किलो कैलोरी एनर्जी, है ना। और इसमें लिख देते हैं, और अच्छा इसको हम शॉर्टकट में बेटा इन विट्रो बोलते, इन विट्रो बोलते हैं, इन विट्रो, और इसको बोलते हैं इन वीवो, और या इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, या इन वीवो, INVIVO, इन वीवो और इन विट्रो। बेटा आप लोग इन विट्रो और इन वीवो जानते हो या नहीं जानते? लिखना जरा, हाँ या ना। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मोहित को नहीं पता, और 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 लोग इन वीवो और इन विट्रो, यस सर, काफी सारे बच्चों को पता है। चलो देखो मैं बता देता हूं, इन विट्रो मीन्स होता है बेटा आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर
मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर हम ग्लूकोज का कैलोरीफिक वैल्यू अगर मेजर करें तो वो होगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या उसको बोलते हैं इन विट्रो। और हम ग्लूकोज किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर दिया, मैंने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया बेटा, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर दिया, और देखा हमने कि एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको इन विवो बोलेंगे। मतलब लैब में जो टेस्ट करते हैं वो इन विट्रो है, और विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो करते हैं बेटा वो इन विवो है। तो इसको इन विवो को फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और इन विट्रो को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। किलो कैलोरी, एक बात याद रखना, किलो कैलोरी पर ग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 होता है किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक बात है ना। और प्रोटीन का जो होता है, प्रोटीन का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 5.61, ठीक है। और लिपिड का होता है बेटा 9.45, ठीक है। और इधर देखें तो 449 मतलब फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और इक्वल इन इन वीवो और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। एक डेटा है जो आपको याद रखना है, है ना। ठीक बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप हेडिंग दो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन मतलब होता है बेटा कि यूज digested nutrients absorbed by the blood vessels within the alimentary canal are used by the cells or tissues is called assimilation। जैसे अब ग्लूकोज बेटा मान लो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च मैंने खाया, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ बेटा, और वो ग्लूकोज ब्लड में चला गया, तो ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ। ब्लड में जाने के बाद बेटा वो पूरे बॉडी में रन कर रहा है ग्लूकोज, और यहाँ के सेल्स को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, ब्लड से ग्लूकोज को ले लिया इसने, और लेने के बाद उस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि फाइनली ग्लूकोज का यूज हो जाना क्या है, एसिमिलेशन है। तो यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द टिश्यूज और सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मुझे लगता है एसिमिलेशन समझ में आ गया होगा। अब जितना हमने बेटा फूड लिया है, जरूरी नहीं कि तुरंत यूज हो जाए सारा का सारा, कुछ तो रिजर्व रखे रहेगा ना बॉडी हमारी, ठीक है। आपको पता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है चेक बाय द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, आप जानते हो। चलो तो वन बाय वन करके सबका एसिमिलेशन लिखते हैं बेटा हम, है ना। पहले लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, नंबर 1 का एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा हम किसको बोल रहे हैं बेटा, आप जानते हो एक्स्ट्रा मतलब ये होता है कि ब्लड में जितनी लिमिट है उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज है तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा। लीवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में बना के अपने पास रख लेगा, है ना, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। और ये जो ग्लाइकोजन है बेटा लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर
ठीक है ना। एंड लगभग 2 ग्राम के आसपास 2 ग्राम स्टोर्ड इन मसल्स है, 2 ग्राम स्टोर्ड इन मसल्स। और ब्लड में जो इसका लेवल होता है बेटा, ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है बेटा, दो तरह से हम मेजर करते हैं उसको। एक तो फास्टिंग में है ना, फास्टिंग मतलब खाली पेट, ठीक है। फास्टिंग में होता है बेटा, होना चाहिए 70 टू 101 मिलीग्राम ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड और पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml, तो 1 डेसीलीटर में बेटा 110 से 70 के बीच में होना चाहिए, ठीक बात है ना, मिलीग्राम। और दूसरा होता है पीपी, पीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा पोस्ट प्रॉन्डियल, पोस्ट प्रॉन्डियल, पोस्ट प्रॉन्डियल का मतलब होता है बेटा खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, है ना। ये बढ़ा हुआ होगा तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम 110 to 140 मिलीग्राम ऑफ पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 110 से 140 होना चाहिए। अगर इससे बढ़ता है तो वो डायबिटिक कहा जाएगा बेटा, है ना, डायबिटिक कहा जाएगा। फास्टिंग में अगर इससे ज्यादा बढ़ता है खाली पेट तो भी वो डायबिटिक पेशेंट कहा जाएगा, ठीक बात है। अब अमीनो एसिड्स का देखते हैं बेटा, सेकेंड अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो एक्स्ट्रा होगा बेटा वो कहां पे जाएगा, जो जितना जरूरत है उतना तो बॉडी यूज करेगी। एक्स्ट्रा अमीनो एसिड कहां जाएगा बेटा, उसका हो जाएगा बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जानते हो आप लोग, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज लिख देते हैं हम, ग्लूकोज, ठीक, में कन्वर्ट हो जाएगा और लीवर इसको स्टोर कर लेगा, लीवर, ठीक है। फैटी एसिड्स या लिपिड, नंबर थर्ड लिपिड्स, लिपिड्स में बेटा फैटी एसिड, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये होता है ना। अब ये कहां कहां इसका यूज होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो लिपिड बाई लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कहां बेटा, सेल के अंदर भी होती है, सेल के बाहर भी होती है, ठीक बात है। लेकिन जब सेल, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल डिवीजन तभी होगा जब उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स मिलेंगे, मतलब कि फैटी एसिड मिलेगा, लिपिड मिलेगा। और हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चल रहा होता है, आप जानते हो कहां पे, बहुत ही फास्ट सेल डिवीजन चल रहा होता है। मेरी एज जो है इतनी हो चुकी है कि आज के कुछ सालों के बाद भी आप देखोगे, है ना, आज के 10 साल पहले भी मैं इतना ही बड़ा था और आज के शायद 10 साल के बाद भी इतना ही बड़ा रहूंगा, समझ रहे हो। तो मेरे बॉडी में ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन तो चल नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी चल रहा है, मेरे बॉडी में भी सेल डिवीजन चल रहा है बहुत ही तेजी से। आप लोगों में से बता सकता है कोई कि हमारे बॉडी में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किस जगह पे सेल डिवीजन चल रहा होगा बेटा, बताओ जरा, वो प्लेस बताना है जहां पे सेल डिवीजन बेटा चल रहा है कंटिन्यूअस, बहुत फास्ट। सब जानते हो इसका आंसर, पता है, प्लेटलेट्स कंटिन्यूअस लाखों में बेटा बनते रहते हैं, आप ये जानते हो, पर सेकेंड। और वो सेल होती है बेटा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो फैट की भी रिक्वायरमेंट है। लोग बोलते हैं फैट नहीं खाना चाहिए, है ना, और नहीं खाओ, फिर देखो क्या होता है,
ब्लड वेसल्स ही नहीं बन पाएंगे, क्यों? लिम्फोसाइट्स जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है बेटा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन के लिए फैट की जरूरत है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है। आरबीसी के लिए भी जरूरत है बेटा, अलग बात है आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है। मतलब ये है अगर मैं फैट ना खाऊं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर दूं, नहीं खाना मुझे, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उस आदमी को एनीमिया भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना? तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि डर के मारे फैट खाना ही बंद कर दे। और कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बढ़िया रोल होता है, मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना? और इसको सेल वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, सेल वाले चैप्टर में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है ना? तो अभी आपने देखा बेटा कि फैट की रिक्वायरमेंट कहां-कहां पे है, कंटीन्यूअस लाखों लाखों बेटा सेल्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं, कहां पे? डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया, ये बात सब लोग जानते थे आप लोग, ठीक बात। तो फैट की रिक्वायरमेंट लिपिड्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट कहां-कहां पे होती है, मैं लिख दूं कहां-कहां? इन प्लाज्मा, थोड़ा सा लिख दिए, एक लिख देता हूं मैं अभी, बाकी तो आप लोग टाइम टू टाइम जान जाओगे। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक बात है। और कहां पे? इन एडिपोज टिश्यू बेटा, ऑर्गन्स के चारों तरफ पफ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ना? तो एडिपोज टिश्यू उसको बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ओके। अब डेली रिक्वायरमेंट भाई कितनी कितनी होती है, कितना हमें लेना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, यदि लो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेटा 500 ग्राम पर डे, ठीक है। और प्रोटीन्स, प्रोटीन कितना चाहिए? 60 टू 65 ग्राम पर डे, ठीक है, चाहिए। लिपिड इतना ही चाहिए, 60 टू 65 ग्राम पर डे, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फीसस मैटर, जो डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्ट, देखो जो डाइजेस्टेड है वो तो एलिमेंट्री कैनाल में सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया बच्चे, ठीक है ना? अब जो बेकार की चीजें हैं जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, वो सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जानते हो क्या करेंगे? उसको सड़ा देंगे अगर बोले तो, और उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? fermentation. So undigested food present within the small intestine fermented by some symbiotic bacteria, symbiotic bacteria, ठीक है। और वो क्या हो जाता है बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीसस मैटर में, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, फीसस मैटर या फीकल मैटर भी बोलते हैं उसको, है ना? कितना तैयार होता है लगभग डेली? 1000, पहला पॉइंट देखो, 1500 ml काइल बोलते हैं इसको, है ना? काइल प्रोड्यूस पर डे, एक दिन में, है ना? कोई ज्यादा खाएगा तो ज्यादा भी बन सकता है, ऑन एन एवरेज की बात हम कर रहे हैं ना। अब इसमें से क्या होता है बेटा? H2O रीएब्जॉर्ब, वाटर फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें से। और इसमें क्या क्या होता है बेटा? रफेज, रफेज मीन्स छिलका, भूसी जानते हैं जिसको बोलते हैं, मतलब, है ना? फाइबर्स, इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बेटा, है ना? तो रफेज भी होता है फीसस मेटल में, ठीक है।
अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड एंड फर्मेंटेड लिख लो तो बढ़िया रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और क्या क्या होते हैं, बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, लिपिड भी थोड़ा बहुत होता है बेटा, है ना इसमें, लिपिड्स बहुत कम होता है लेकिन होता है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट लगभग 2 से 3%, ठीक है ना, लिपिड कंटेंट होता है। एक चीज और है, कलर ऑफ फिशेस मैटर, कैसा होता है बेटा, जो भी ब्राउनिश कलर होता है, ड्यू टू स्टेरिकोबिलिन, ड्यू टू स्टेरिकोबिलिन, और ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, है ना, जो बाइल जूस के साथ बिलीरुबिन पहुंचता है ना, उसी को कन्वर्ट किया जाता है सम बैक्टीरिया के द्वारा, इसमें स्टेरिकोबिलिन हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ऑर्डर, ऑर्डर किसके कारण होता है बेटा, है ना, स्मेल, है ना, ड्यू टू स्कैटोल, ड्यू टू स्कैटोल, SKATOLE, स्कैटोल, और ये बेटा होता है एक्चुअली 3 मेथाइल आयोडीन, बेटा 3 मेथाइल इंडोल भी बोलते हैं स्कैटोल को, ब्रैकेट में लिख लो, 3 मेथाइल इंडोल भी बोलते हैं, ठीक बात है ना। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफान, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, चलिए ट्रिप्टोफान, बेटा ये अमीनो एसिड का नाम है ना, अब अभी आप लिख लो, बस याद कर लो कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मेथाइल इंडोल, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफान, TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड होता है, इन GIT बाय द सम बैक्टीरिया। ये सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम अगली क्लास में 5 मिनट का है, फिर हार्मोन में भी पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। आज के लिए इतना ही।